बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। सबसे पहले हर प्रोग्राम के शुरू में मैं कहता हूं ये मास्क है, इसका इस्तेमाल जारी रखिए, वैक्सीनेट करवाइए, ख़ुद को भी अपने घर वालों को। हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, उसका फ़ायदा उठाइए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अभी अब से कुछ देर पहले PDM का इशाइया, जो कि अगर ये कहें शहबाज शरीफ साहब का इशाइया था, जो कि उन्होंने PDM के प्लेटफॉर्म से दिया हुआ था, बुलाया हुआ था कुछ नाराज़ दोस्तों को, वो हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने मिलकर काम करने की दोबारा ऑफ़र किया है। एग्जैक्टली क्या चाह रहे हैं शहबाज साहब, और क्या शहबाज शरीफ साहब की जो सियासी बसीरत है वो माइल रहे वो डोमिनेट करेगी मुस्लिम लीग नून के हवाले से, या वो बयानिया या वो मैं समझता हूँ जो तर्ज अमल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जो कि मरीम नवाज शरीफ साहबा क्या है या बड़े मियाँ साहब का है, वो डोमिनेट करेगा। ये देखने वाली बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN एक दूसरे के खिलाफ बहुत कुछ कह चुके हैं। PDM के प्लेटफॉर्म से ही बड़ी तलखी भी आ चुकी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या PDM के अंदर अभी भी इतनी जान है कि वो इस हुकूमत के खिलाफ कुछ कर सकती है या नहीं। दूसरी जानिब हुकूमत कंफर्टेबल है, हुकूमत को लग रहा है कि जो धब्बा हुकूमत पर बुरी गवर्नेंस के हवाले से लगा है, हुकूमत ये कह रही है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इस साल वो 3.94% पर इकॉनमी ग्रो करेगी, जो कि हौसला अफजा है इन हालात में। और हुकूमत का टारगेट ये है कि बाय द एंड ऑफ इट्स टेन्योर ये तकरीबन 5 से ऊपर, बल्कि कुछ ये भी कहा जा रहा है कि 6-7% तक ले जाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा हुकूमत इसको न सिर्फ इसकी तशहीर कर रही है, बड़ा स्ट्रांगली इसे एडवोकेट कर रही है। स्टेट बैंक की तरफ से भी एंडोर्समेंट मिली है हुकूमत के इस क्लेम को। इस हवाले से बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जहाँ सब कुछ हो रहा है वहाँ कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं हुकूमत की जानिब से शायद या किसी और जानिब से, जिनकी अहमियत नहीं होती लेकिन वो खबर बन जाती है। जैसे चौधरी निसार अली खान साहब, उनका हल्फ लेने के लिए आना ठीक है, खबर थी, उनको हल्फ न लेने देना एक बड़ी खबर बन गई। ये किसके कहने पर बनी, क्यों, और क्या इसके पीछे कोई वैलिड कानूनी जवाब था या नहीं। आपसे प्रोग्राम में ये भी शेयर करेंगे कि आज डंडी किसने कहाँ मारी चौधरी निसार अली खान साहब के ओथ के हवाले से। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। उस्मान डार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, कामयाब जवान प्रोग्राम के सरबराह है, स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर के बराए अमूर नौजवानात। बहुत शुक्रिया डार साहब आपका। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मरकजी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, किसी तारुफ के मोहताज नहीं डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया। और सरदार नबील गबोर साहब, मरकजी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत शुक्रिया नबील गबोर साहब आपका भी। सबसे पहले तो हुकूमत तो वैसे रिलैक्सड है, लेकिन डॉक्टर साहब ज़रा ये बताइएगा, ये इशाइये के अंदर जो भी कुछ हुआ, आप शायद इशाइये में से ही आए हैं, अब ऑब्जेक्टिव क्या है PDM का? अब आप मकसद तो यही था ना, इनको घर भेजना है, इनको फारिग करवाना है, पहले भी कुछ हुआ नहीं, अब कुछ हो सकेगा, या महज बस सिर्फ ये है कि इसको फॉर द सेक ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस PDM को रखना है, बातें करनी है, मीटिंग्स करनी है, हुकूमत के खिलाफ एक बयानिया क्रिएट करना है, हुकूमत जाएगी कहीं नहीं इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। देखिए, इससे पहले PDM ने, जिस तरह मैं समझता हूँ कि सारी जमातों ने मिल के जिस तरह जलसे किए, जिस तरह उन्होंने अवाम के अंदर बाकायदा एक तहरीक पैदा की, एक आगाही पैदा की, जो शॉर्ट कमिंग्स थी, जो हुकूमत की मैं ये कहूँगा कि नालायकियाँ थी, नाअहलियाँ थी, वो सारी अवाम के सामने रखी गई। स्ट्रेटजी इससे पहले बनाई गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारा इख्तलाफ इसी बात पर हुआ कि हम ये चाह रहे थे कि इस्तीफ़े पहले दे के उसके बाद लॉन्ग मार्च किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसे इनराफ़ किया, या उन्होंने अपनी काउंटर स्ट्रेटजी दी, और शहबाज साहब उस वक्त जेल में थे। अब अगर वो जेल से बाहर आए हैं तो आज तो ख़ास तौर पे उन्होंने जो पार्लिमानी लीडर्स थे, अपोजिशन में की जो जमातें हैं जिनकी नुमाइंदगी है कौमी असम्बली के अंदर या पार्लियामेंट में, उन्होंने इशाइया दिया था। और अभी बहुत जल्द इंशाअल्लाह PDM का सरबराही इजलास जो है वो भी मुतवक्को है। ठीक है, और एक दफ़ा फिर जो है आप ये कहें कि अपोजिशन की जमातें PDM के प्लेटफॉर्म से तारिक भाई ये बताइएगा, डॉक्टर साहब जारी रखेंगी। आप वहाँ मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, क्या शहबाज शरीफ साहब बिलावल साहब को के हवाले से समझते हैं कि वो एक नए सिलेक्टेड के तौर पर उभर रहे हैं, या शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है? देखें, मैं खैर इशाइये पे तो नहीं था, लेकिन जहाँ तक आपने इस मौक़िफ़ की बात की है, मेरा ख्याल है कि ये कोई ऐसी बात है नहीं जो पूछी जाए कि जनाब उनका मौक़िफ़ क्या है। उस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो आप ये कहें कि
सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो इलेक्शन हुआ, आप सब जानते हैं, हमने भरपूर उन्हें सपोर्ट किया, ठीक है, और वो सेनेटर मुंतखब हुए। लेकिन उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए सेनेट में जिस तरह उन्होंने हुकूमती एक इत्तेहादी जमात की सपोर्ट हासिल की और बगैर किसी मुशावरत की, उसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात कल भी थे, वो आज भी मौजूद हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है। ये मौक़िफ़ आपका अभी भी मौजूद है। अब ये दिलचस्प बात इसलिए है, हुकूमत का मैं इसलिए कहता हूँ कि वो कंफर्टेबल है क्योंकि हुकूमत का इससे कुछ बिगड़ा पहले भी नहीं है, अब भी हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, ये जानने की बात है। लेकिन इस पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर जब से ये तमाम जमातें इकट्ठी हुई, एक दूसरे के बारे में ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी, नबील कबोल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तो देखिए, वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं अब्बासी साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कह दिया जी आपने हमारा ख़त पढ़ा तो फिर हमारी तरफ से भी खुदा हाफिज़। शहबाज साहब ने आज बुला लिया, 3 अरकान, 3-4 लोग चले भी गए आपकी जमात से। आप लोग वापस जाना चाहते हैं पीडीएम के अंदर या मामला खुदा हाफिज़ी है? देखिए, आज जो शहबाज शरीफ साहब ने ये डिनर रखा था, ये असल में ये जो डिनर था ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का आपस में जो चपकलेशन चल रही थी उसको ख़त्म करने के लिए अहम किरदार इन्होंने अदा किया शहबाज शरीफ साहब ने। अच्छा। और ये पहला स्टेप है और वहाँ पर बातें भी हुई हैं। शहबाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी के जो डेलीगेशन है उनको ये बात कही है कि हम चाहते हैं कि पीडीएम दोबारा मजबूत हो और हम चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी दोबारा इसका हिस्सा बने। उस पर कुछ शिकायतें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी की हैं, कुछ मुस्लिम लीग नून वालों ने की हैं। आई थिंक ये एक बड़ा, जिसको कहते हैं ना, बर्फ़ पिघला है कि आज आपस में बैठ के खाना इन्होंने खाया। अच्छा। जबकि इन्होंने बीच में जिस तरह एक दूसरे के खिलाफ जो बातें की हैं, वो चीज़ें अब एक दूसरे को रोक दी गई हैं कि आइंदा मुस्लिम लीग नून की तरफ से या पीपल्स पार्टी की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ कोई बयानात नहीं आएंगे। मैं समझता हूँ जो दूसरा सरबराही इजलास होगा उसमें तय होगा और ये जब हमें इन्वाइट करेंगे, बिलावल साहब नहीं करेंगे कोई बात और मरियम नवाज शरीफ साहबा कोई ट्वीट नहीं करेंगी या किसी जगह आके बात नहीं करेंगी, ये एश्योरेंस है आपके पास बिलावल साहब की? डॉक्टर साहब पता नहीं मुझे देंगे ये एश्योरेंस मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से या नहीं? वो बातें ऐसी कोई एश्योरेंस है? ये एश्योरेंस में मुनीब, ये मैं कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से भी हमें पहले ही कहा गया था कि मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी है। और मुस्लिम लीग नून ने भी आज शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने भी अपने पार्टी के जो अहदेदार उनको कहा है कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी है। ये मैं मतलब बता रहा हूँ कि 2-4 दिनों में जो ये बातें हुई हैं 2-4 दिन पहले। चेयरमैन बिलावल साहब दुबई में थे, अभी वो आए हैं, उनके बाद वो ज़ाहिर है बुलाएंगे इन तीनों मेंबर्स को जो डेलीगेशन में गए थे डिनर में। क्या बातें हुई हैं उसके बाद फिर उनका इस पीडीएम के पल्ले कुछ है, क्योंकि इतनी आप लोग आपस में ही लड़ भिड़ गए ना इस पूरे मामले में। आप लोग इस हुकूमत का, ये डार साहब देखे कितने कंफर्टेबल बैठे हुए हैं, कामयाब जवान प्रोग्राम उसे चला रहे हैं, कंफर्टेबल है, एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सके ना पहले, अब क्या कर लेंगे? देखें, पहले भी जितनी हुकूमतें गई थी तो उन्होंने यही समझा था कि 2/3 मेजॉरिटी हमारे पास, हमें कुछ नहीं होगा, और वो किस तरह जो है रातों रात ही चले गए। मैं समझता हूँ कि ये कहना कि जी हर कोई अगर ये समझता हो इतने स्ट्रॉन्ग है और वो नहीं जा सकते, जिस तरह जरदारी साहब ने कहा है कि ये अपने वजन से खुद गिरेंगे, तो हमें ये कोई इशू नहीं है कि ये किस तरह जाएंगे। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि इनको हुकूमत पूरी करने दिया जाए, क्योंकि ये अपने वजन से इसलिए गिरेंगे कि जो इन्होंने इस वक्त जिस तरह बाई इलेक्शन हारे हैं एक एक करके, इनको खुद पता चला है कि पब्लिक में इस वक्त इनकी क्या पोजीशन है। और मैं आपको फ्रेंकली बताऊं कि इमरान खान खुद चाहता है कि ये किसी तरीके से असेंबलियां जो है तोड़ा जाए और मिड टर्म्स इलेक्शन का ऐलान हो, क्योंकि वो समझते हैं कि इस वक्त वो पॉपुलरिटी का जो ग्राफ है उनको वो बहुत नीचे इनके आई है। और अगर अभी ये कोई स्टेप उठाते हैं तो हो सकता है कि ये सीटें ज्यादा उठा सके, लेकिन अगर 2023 में ये जाएंगे तो ये मेरे ख्याल में मुश्किल से 10 सीटें भी नहीं उठाएंगे। अच्छा डार साहब, देखिए आपके करीब करीब हल्के में अभी रिसेंटली मुस्लिम लीग नून ने बाई इलेक्शन भी आपको हराया। आप इन सबको इररेलेवेंट कहते रहते हैं, बाई इलेक्शन में मार पड़ जाती है, लेकिन पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इंतखाबी कामयाबी तो इन जमातों ने हासिल की है, उसके अलावा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो अब ये दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं डार साहब, तो कोई परेशानी है या अमन ही अमन है? देखिए मुनीब, मैं समझता हूँ कि NA 249 के इलेक्शन के बाद पीडीएम की तकरीबन सभी सियासी जमातों ने इज्तिमाई फातेहानी की थी पीडीएम की। अच्छा, अल्लाह को प्यारी हो गई थी। और सॉरी मैं हैरान हूँ
किस तरह से आज ये दोबारा पीडीएम के ऊपर बात कर रहे हैं और बिलखुसूस जो आज शाया दिया जा रहा है, तारिक फजल चौधरी साहब कौम को बताएं जिस कन्फ्यूजन का ये खुद शिकार है। सुबह एक बयानिया मरीम नवाज साहिबा की शक्ल में इन्हें दिया जाता है जो कि अदारों से टकराव का, अग्रेसिव पॉलिटिक्स का। हमने नहीं बिलावल को सिलेक्टेड बोला, मरीम नवाज साहिबा ने कहा। हमने तो नहीं यूसुफ रजा गिलानी को सिलेक्टेड कहा, एमएलएन वालों ने कहा। वो सब कुछ कौम के सामने है। अब शहबाज शरीफ साहब आ जाते हैं, उनका बयानिया मुफाहमत का है। और मैं आपको और कौम को यकीन दिलाता हूँ, अगर NA 249 इलेक्शन में शहबाज शरीफ साहब बाहर होते, जेल में ना होते, तो आप देखते मिफ्ता इस्माइल बैठे होते और पीपल्स पार्टी वाले वहाँ सिर्फ इलेक्शन लड़ रहे होते। इन्होंने उनके हक में बैठ जाना था। अच्छा। क्योंकि ये बयानिया है मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, मुफाहमत का, मिल के चलो। मरीम साहिबा ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया, दोनों उम्मीदवार आमने सामने थे। तो ये कन्फ्यूजन या ग्रुपिंग कह लें जो इस वक्त खुद PMLN के अंदर है, जिसमें इनकी सेकंड टियर थर्ड लीडरशिप जो है वो भी कन्फ्यूजन का शिकार है, कारकुन भी कन्फ्यूजन का शिकार है। दूसरी तरफ गबोल साहब मेरे भाई बड़े दबंग बयानात देते हैं, इनके भी क्लिप चलाएं जो इन्होंने फरमाया फिर PMLN के बारे में जब सिलेक्टेड के वार हुए एक दूसरे पे। तो मैं तो देख के मुस्कुरा रहा हूँ, बल्कि आपने ठीक कहा, रिलैक्स था कि कैसे कैसे रंग देखने को मिलते हैं। अभी थोड़े दिन पहले कुछ कह रहे थे, अभी फिर दोबारा हो रहे हैं। तो क्या एंड ऑफ द डे हासिल करेंगे? देखिए, जब एक पीक समझते थे ये PDM की तहरीक का, मूवमेंट का, जब मुख्तलिफ सूबों में, डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने जलसे किए, लाहौर में क्या नतीजा निकला? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर जो ये आए थे जैली ट्रांजैक्शंस के हवाले से, ओवरसीज जो PTI के अकाउंट्स की ये बात करते हैं, तो क्या लोग थे इनके साथ? किसी किस्म की रुकावट नहीं थी। जब इन्हें नजर आया कि पाकिस्तानी तो इनके साथ बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि आज पाकिस्तान का एक एक बच्चा जानता है कि ये दोनों जमातें सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए सड़कों पे थी, कोई बाहर नहीं निकलता इन लोगों की करप्शन बचाने के लिए। डॉक्टर साहब लोग निकलते हैं मुल्क को लूटने वालों के खिलाफ। निकले भी थे, जब हम निकले आपके सामने। मुझे एक बात बताएं, PDM जलसे जो है, जलसे आप कह रहे हैं, जलसे में इनके लिए के साथ कोई नहीं निकला। और मसला ये है कि जो इलेक्शन है वो जलसों से नहीं जीते जाते, वो इलेक्शन हलकों से जीते जाते हैं जितनी सीटें आप लेते हैं। अभी जितने बाई इलेक्शन हुए हैं पीछे, आपको देखें, आपको ठीक ठाक मार पड़ी है हुकूमती जमात को इन दोनों जमातों से, अपने जहाँ पे इन्होंने इलेक्शन लड़े हैं। तो उसको आप क्या कहेंगे? अगर ये इररिलेवेंट है तो ये इलेक्शन कैसे जीत जाते हैं बाई इलेक्शन? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, एक इलेक्शन नौशहरा का जो ठीक है, हमारी एक इंटरनल जंग थी, उसकी वजह से ये जीते, हारे हम इलेक्शन। ठीक है। पंजाब के तीनों इलेक्शंस, वजीराबाद में 27,000 वोट से हम 48,000 वोट पे गए। डस्का इलेक्शन में हम 60,000 से 94,000 94,000 वोट पे गए। इसी तरह ये जो तीसरा इलेक्शन हुआ है पंजाब में, जिस हल्के में जी। हम 63,000 वोट लेके गए हैं। ठीक है। तो मकसद हमारा बैंक वोट तो ऊपर जा रहा है पंजाब में। हमने अगर 2018 में जिस जगह लिए हैं 27,000, वहाँ 48,000 निकल रहे हैं, 21,000 वोट हमें किसी वजह से मिले हैं ना। आप कहते हैं कारकर्दगी की वजह से मिले वोट डस्के में, कारकर्दगी की वजह से 40,000 से हम डस्के की सीट आ रहे थे और अब 15,000 से आ रहे हैं। तो लोगों को कुछ बेहतर नजर आ रहा है, तो सिर्फ आ रहे हैं हमारी हार जीत का। कराची में तो काम बहुत ही, पंजाबी में कहते हैं ना, पुठा हो गया है। मतलब आप कहाँ गए थे और कहाँ आए हैं? देखिए, मैं कराची के अजीम लोगों को आपके ही प्रोग्राम से सलाम पेश करता हूँ। सलाम करता हूँ कराची के लोगों, उन्होंने हमें वोट दिए 2018 के, उन्होंने वोट दिया हमें। अच्छा। लेकिन जनरल इलेक्शन में एक वेव, एक सोच से वोटर बाहर निकलता है कि सिंध में भी PTI की हुकूमत बनाएंगे, कराची में भी PTI की हुकूमत होगी, हमारे मसाइल हल होंगे। देखिए, 18वीं तरमीम के बाद तलीम, सेहत, थाना कचहरी, लोकल बॉडीज, आपके गली मोहल्लों के मसाइल, डेवलपमेंट के काम, ये सारे सूबों के पास हैं। अभी आगे बढ़े यार, आगे बढ़े, दूसरे टॉपिक पे आ जाए। आपके पास सूबाई हुकूमत की जरूरत है, तो इसलिए हम उस तरह से लोगों के उम्मीदों पे नहीं उतर सके। कराची के लोगों ने अच्छा ठीक है, मकसद ये डिफरेंट डायनामिक्स हैं। वो आप कहते हैं डिफरेंट डायनामिक्स हैं, लेकिन इशू ये है कि आपके मुताबिक आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है जिसको आप अब एडवोकेट कर रहे हैं कि हमारी मईशत के हवाले से हमें सबसे ज़्यादा रगड़ा दिया गया और उसमें हमारी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त है। हुकूमत के इन अदादो शुमार को अपोजिशन नहीं मानती। एक ब्रेक के बाद जरा इस पर बात हो जाए, क्या वाकई हुकूमत इतना ज़बरदस्त काम फाइल लग पड़ी है कि जिससे अपोजिशन को ये लगेगा कि 2023 में इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ को बहैसियत जमात इलेक्शन हराना? ब्रेक के बाद बात
अपना डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये फिगर जो दिए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, ये आप लोगों को झूठ क्यों लग रहा है और आप लोगों को क्यों लग रहा है कि ये सारा जो डाटा है ये फज किया जा रहा है? ये तो फजिंग वाले मामलात आपके ज़माने में होते थे, हुकूमत का तो ये कहना है। मुनीब साहब, अभी जो फजिंग आपके अपने प्रोग्राम में हो रही है, ज़रा पहले उस पर तो नज़र डालें जी कि मेरे भाई डार साहब जो हैं वो जितने यानी 11 इलेक्शन हुए हैं जी, उन 11 इलेक्शनों में से 10 अपोजिशन ने जीते हैं, 1 हुकूमत ने जीते, ठीक है। 11 में से 1 अच्छा जी, अपोजिशन अपना गवर्नमेंट जीती है और 10 इलेक्शन जो हैं वो अपोजिशन की जमातें जीती हैं। उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि हमारी मकबूलियत में इजाफा हुआ है। अब ये फजिंग नहीं है तो क्या है? अच्छा, इनके वोट चलें ज़्यादा हो गए हैं, मैं मान लेता हूँ जी 60,000 से 90 पे चले गए हैं, तो उसमें जो मुस्लिम लीग नून के वोट थे वो तो 1 लाख क्रॉस कर गए हैं, तो मकबूलियत किसकी है? आपके चले चंद वोट बढ़ गए, लेकिन अल्टीमेट इलेक्शन तो आप नहीं जीत सके ना। फैसला तो वो होता है कि विनिंग कैंडिडेट कौन है। ठीक है। इसी तरह जो इन्होंने कहा जी कराची का कैंडिडेट इनका 6ठे नंबर पे है, उसके बावजूद ये समझते हैं कि वहाँ पे हालात बड़े अच्छे हैं हमारे लिए, तो ये मैं समझता हूँ ये भी एक फजिंग है। लेकिन हकीकत को तस्लीम ना करना, ये इन्होंने, मैं पूरी जमात की बात कर रहा हूँ, ये इन्होंने अपना एक तरीक़ाकार जो है ये अपनाया हुआ है। ये जो डाटा होता है ना, ये जो डेसिमल होते हैं, इशारिये होते हैं, मैशत की बहुत लंबी चौड़ी टर्म्स होती हैं, प्रोग्रामों में दी जाती हैं, इनके सो कॉल्ड जो माहिर मुआशियात हैं, असल में तो जानते तो चंद ही लोग होते हैं, आपको पता है, बाकी के तो उनको फीड किया जाता है और वो जैसे वो नहीं आप कैसेट डालते और वो कैसेट जो कैसेट में होता है वो रिप्ले हो जाता है। अच्छा, बात सिर्फ ये है कि डेसिमल तो आप ऊपर नीचे जितना मर्जी करें, प्रैक्टिकली लोगों को फ़ायदा कितना हो रहा है, आवाम को फ़ायदा कितना पहुंच रहा है? वो पेट्रोल सस्ता हो रहा है, डीजल सस्ता हो रहा है, बिजली सस्ती हो रही है, गैस सस्ती हो रही है, वो अशिया खुर्दनोश रोज़मर्रा की चीज़ें कोई सस्ती हो रही हैं। क्या चीज़ है जो आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतर हो रही है, जिससे पता लगे कि मुल्क में मईशत बेहतर हो रही है, जिससे मुल्क के अंदर कोई खुशी आ रही है, कोई आवाम को सहूलत दी जा रही है? ये आपके इंडिकेटर्स होते हैं। मुझे नहीं पता कि आवाम, आप कहते हैं आवाम को फ़ायदा पहुंचे, वो असल इंडिकेटर है। 100% है ही वही इंडिकेटर। बट तारिक भाई, वो तो 7% की ग्रोथ हो तकरीबन, जो माहिर मईशत बताते हैं कि 7% पे ग्रोथ जाए तब कहीं जाके पता लगता है कि आवाम में कोई तब्दीली आ रही है। ये तो रिकवरी है ना इकॉनमी की। देखिए, जब रिकवरी भी आप शुरू करते हैं तो अल्टीमेटली आप उस टारगेट की तरफ जाते हैं कि जहाँ पे कुछ ना कुछ इफेक्ट जो है, जैसे कहते हैं आप ट्रिकल डाउन जो एक थीरी होती है, उसके तहत कुछ ना कुछ उसके फ़वाइद या समरात आवाम तक पहुँचना शुरू हो जाते हैं। आए दिन हालात जो हैं वो बद से बदतरीन हो रहे हैं। मुझे अब आजकल कहा जा रहा है जनाब के मिसाल के तौर पे कि जी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो बड़ा रिकॉर्ड सेल्स है। आप ज़रा सरिये का रेट चेक करें ज़रा, जी बिल्कुल, सीमेंट का आपने बताया, ज़रा सरिये का रेट चेक करें, तो कोई शुतरे बेमुहार है, कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई पूछ ही नहीं रहा कि भाई ये चीज़ें कितनी महंगी क्यों हो रही हैं। आखिर कौन लोग हैं जो प्रॉफिट कमा रहे हैं? जो एंड यूज़र है वो आप ये कहें कि हॉट वाटर्स में है, जो उसको पैदा करने वाला है, किसी भी कोई मसनूआत हैं, जिन्स है, कोई सब्ज़ी है, कोई फार्मर है, वो भी पिस रहा है, मिडल मैन पैसा कमा रहे हैं। और बस हुकूमत ये कह रही है जनाब के माफियाज हैं, वो चीनी में भी हैं, वो दवाइयों में भी हैं, वो आटे में भी हैं, वो हर जगह है, कंट्रोल कोई नहीं हो रहा। अच्छा, मुझे डार साहब ये बताइए, ये अभी शौकत तरीन साहब का हमने क्लिप चलाया, बाकी जो आर्गूमेंट हुकूमत की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से आते हैं, जो मुआशी हालात हैं आज, ये फरमा रहे हैं शौकत तरीन साहब, वो अपने मामलात को बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन वो अभी बहुत पुरानी है, तकरीबन समझे 2 महीने पहले या 50-55 दिन पहले वो मईशत के जो सूरत हाल बता रहे थे, ज़रा वो सुनिएगा। वो अब क्या हुआ, 1 अप्रैल था, वैसे वो अप्रैल फूल था या क्या था, ज़रा सुनिए। मेरे ख्याल में शुरू के बीच में हमने गलती करी, आपने मईशत की तो बेड़ा गर्क करके रखी है ना। हमारे ये रिजल्ट्स आए हैं 2020-21 के प्रोविजनल रिजल्ट्स, और उसमें ये देखा गया है कि जो इकॉनमी है वो 3.94% से ग्रो कर रही है। कोई सिमत नजर नहीं आ रही कि इकॉनमी की साइड पे जा रही है। इस हुकूमत ने चंद टारगेटेड चीजों के ऊपर तवज्जो दी, और वो ये था कि हाउसिंग को के ऊपर तवज्जो दी, एग्रीकल्चर पे तवज्जो दी, जो इंडस्ट्री थी स्पेशली एक्सपोर्ट इंडस्ट्री उस पर तवज्जो दी। तो उससे हुआ ये कि आपकी स्टेबलाइजेशन के साथ साथ एक ग्रोथ भी आना शुरू हो गई है।
अच्छा, उस वक्त जनाब शौकत तरीन फरमा रहे थे कि समत कोई नहीं है इस हुकूमत की मईशत के हवाले से, और 2 महीने के अंदर अंदर उन्होंने इक़दामात भी बता दिए जो इस हुकूमत ने उठाए। यानी कि जो काम फिर असद उमर साहब ने किया, जो हफीज़ शेख साहब ने किया, वो बड़ा ही ज़बरदस्त काम था। और फिर अगर वाकई रिवाइव हो रही है इकॉनमी तो फिर तो शाबाश देनी चाहिए थी कम से कम असद उमर साहब को, और उनको आज लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, नहीं करना चाहिए। डार साहब, हम कौन सी बात माने शौकत तरीन साहब की, आज वाली या 1 अप्रैल वाली? देखिए, शौकत तरीन साहब के जो दोनों बयान आपने रखे हैं वो 2 मुख्तलिफ बयानात, मैं डार साहब से पूछ रहा हूँ, आपके पास आता हूँ। देखिए वो एक ही चीज़ के लिए वो 2 बयान नहीं दे रहे हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि शुरू में इनसे गलतियां हुई। शुरू से मुराद, आप लोग भी इस पे प्रोग्राम करते रहे हैं कि हमारी हुकूमत को आते सारा IMF के पास चले जाना चाहिए था, इसे डिले नहीं करना चाहिए था। दूसरा, फिर IMF का जो प्रोग्राम था वो बड़ा सख्त प्रोग्राम था, गला दबाया IMF ने, क्योंकि उन्होंने देखा कि इनको ज़रूरत है। पाकिस्तान तो खुदा ना खास्ता बैंकरप्ट होने जा रहा था। आपके पास रिजर्व्स कितने थे? 2-3 माह से ज्यादा के तो आप पेमेंट्स नहीं थी। तो क्या बनना था पाकिस्तान का? अगर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस तरह दौरे किए, चाइना आपके सामने, सऊदी अरेबिया, कतर, उनसे जो पैसे लिए गए और एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी को मैनेज किया गया। तीसरी चीज देखें, तब तो वो उनके पास एक्सेस नहीं थी इंफॉर्मेशन की, चाहे 2-3 माह पहले की आप बात कर रहे हैं। यही बात हम आपसे कर रहे थे जब हम निज़ाम में आए हैं, हमें एक्सेस जब मिली है इंफॉर्मेशन की, तो तब हमें पता चला कि कितनी तबाह हाल इकोनॉमी ये छोड़ के गए हैं, जिसका ये एक बबल बना के बैठे हुए थे। 5.4 GDP को 2 महीने के बाद अंदाजा हुआ है कि हुकूमत के काम ठीक है, मतलब इतने बुरे इकदाम नहीं थे जो देखिए अंदर आके। अच्छा सुन लें जरा, अब मुझे मुनीब बताए, नाम लेते चलें। जी जी। आजकल ना ही टीवी एंकर्स जिक्र करते हैं, ना ही हमारे अपोजिशन के मेहरबान। एक वक्त था पाकिस्तानियों, स्टॉक एक्सचेंज तबाह कर दी, गिरा दी इमरान खान ने। अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म कर रही है, लेकिन उसके ऊपर नहीं होगा, उसके ऊपर कोई शाबाश नहीं देगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पिछले 5 साल नून लीग के दौर में जीरो रही, जीरो। कोई एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी। आज तकरीबन 13 से 14% बढ़ रही है। 3.2 अरब डॉलर की तारीखी एक्सपोर्ट पाकिस्तानियों 72 सालों में नहीं हुई। रिकॉर्ड का हिस्सा है। तारक फजल जोई साहब आ जाएं, मेरे साथ चले चलें स्टेट बैंक में, फाइलें इनके सामने रख देंगे कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपकी 7.5 से 9% के करीब ऊपर जा रही है। GDP में उसका तकरीबन 15% शेयर है। सारी कौम जानती है, उसके स्टैटिस्टिक्स आके देख लें। आपकी सीमेंट इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऊपर जा रही है। 24% से आपकी फॉरेन रिमिटेंस बढ़ चुकी है। 2 बिलियन डॉलर, 2 अरब डॉलर पिछले 9 माह से लगातार आ रहा है। रेवेन्यू आपका 14.5% अप्रैल तक पिछले साल से ज्यादा कलेक्ट किया जा रहा है। आपका रुपया तगड़ा हो चुका है, 14 से 15 रुपए नहीं नजर आ रहा, तो PMLN वालों को नजर नहीं आ रहा, ठीक है, अपोजिशन को नजर नहीं आ रहा। एक इन्फ्लेशन की बात करते हैं ये, आप मुझे बताएं मुनीब, आप मुझे बताएं जरा दिल पे हाथ रख के, जी जी, क्या हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन नहीं है कोरोना की वजह से? क्या मगरब में, अमेरिका में उनके स्टैटिस्टिक्स, वो तो डॉक्टर साहब बात बिल्कुल ठीक है। देखिए लॉकडाउन चीजें, आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है। मैं तो कभी ये इसलिए क्लेम करूंगा ही नहीं कि मईशत हमारा सब्जेक्ट है। मैं तो जो तमाम बातें जो कि मोअज़्ज़ज़ मेंबरान कौमी और सूबाई असेंबली फरमाते हैं, शौकत तरीन साहब ने जो बात की एन उस वक्त जब वो इक़्तिदार हासिल करे थे, उससे पहले और उसके बाद जो बात की, तो मैं एक आम पाकिस्तानी हूं, मुझे समझ नहीं आता, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। मुनीब, मैं आपके प्रोग्राम से अपोजिशन के किसी भी रहनुमा को चैलेंज करता हूं जिसको डाउट है। स्पेशली मोहम्मद जुबैर साहब को मैं सुन रहा था, वैसे तो मेरे नजदीक वो भी बड़ी मैच्योर बात औकात करते हैं, लेकिन इंतहाई बचकाना गुफ्तगू हो रही थी जी, फजिंग कर दी, झूठ बोल दी, ऐसे कैसे हो गया। वो मिफ्ता इस्माइल, उनको तो कैंडी और वो जो उनका एक बिस्कॉन है उसी बिजनेस में वापस चला जाना चाहिए। वो इकोनॉमी उनके पास की बात नहीं है। ठीक तो हाल करके मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इनके सामने फाइलें रख के लाइव मीडिया करेंगे, मनाजरा हो जाए, मनाजरा हो जाए, बिल्कुल ठीक है, मनाजरा कर ले, बिल्कुल ठीक है, बेचे प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, बिल्कुल ठीक है, मनाजरा हो सकता है, बैठ के मनाजरा कर ले, बिल्कुल मनाजरा हो सकता है। लेकिन नबील कबूल साहब, मसला ये है कि यहाँ पर एहसास प्रोग्राम चल रहा है जो कि आप लोगों को अच्छा नहीं लगता और आप लोगों को मज़ा नहीं आता जब प्राइम मिनिस्टर जाके लोगों की मदद करते हैं। आज भी जब वो मौजूद थे, जब एहसास प्रोग्राम के हवाले से, तो बाकायदा तौर पर लोगों की तस्दीक कर रहे थे कि खातून ने कहा मुझे नहीं पैसे मिले। वो ज़रा सुनिए, वो बड़ा प्राइम मिनिस्टर साहब को बताना पड़ा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। और भी बहुत से वाक़यात थे, लेकिन गबोल साहब बात यह है
वो 12,000 ठीक है, कोई माने या ना माने, अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो बंद हो गया, अब नया प्रोग्राम है, उसमें लोगों का नाम शामिल किया, लोगों को रिलीफ हुकूमत प्रोवाइड कर रही है। जब कोविड का पीक था उस वक्त भी हुकूमत ने 12,000 रुपये फीकस लोगों को दिए, लेकिन आप लोगों को ये तमाम इनिशिएटिव, तमाम बातें नज़र नहीं आती, सिर्फ कीड़े निकालते हैं आप। और डार साहब ने मनाजरे का चैलेंज दे दिया, अपने किसी मईशत के एक्सपर्ट को भेजें, डार साहब भी अपनी तरफ से किसी को भेजेंगे और फिर मनाजरा हो जाएगा। मुनीब, अव्वल तो ये है कि आप सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह ना खेलें ना यार, हम भी बीच में बैठे हैं शो में। हमें पीपल्स पार्टी को लगता है आप लोगों ने बिल्कुल ही समझा है कि अब ये जो है ना एक सूबे की पार्टी, तो इनको कम टाइम दे। हमने थोड़ा किया है, लोगों ने किया। मैं वैसे नाराज होके मैं नाराज होके जा रहा था, लेकिन आपका शुक्रगुजार इस बात पर हूँ कि आपने असलियत दिखा दी ज़रा अपने शो के अंदर कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जिसको छीन कर नाम जो है एहसास प्रोग्राम रख लिया। और आपने ये भी दिखा दिया, इसलिए मैं कुछ मेरा गुस्सा आप पर ठंडा हो गया कि आपने ये भी दिखा लिया कि लोग अभी तक बेनज़ीर को याद रख रहे हैं। और आप पर इसलिए गुस्सा मेरा ठंडा हुआ क्योंकि आपने ये दिखाया कि वो इमरान खान बोल रही है बेनज़ीर प्रोग्राम नहीं है, एहसास प्रोग्राम है। तो बात ये है कि भाई ये बेनज़ीर प्रोग्राम हो या एहसास प्रोग्राम हो, हम तो कहते हैं गरीबों को मिले, लेकिन गरीबों को अगर ये बीच पे कितने सालों बाद इन्होंने बेनज़ीर के नाम से सिर्फ नफ़रत के ज़ाहिर इन्होंने दिखाने के लिए इन्होंने ये जो है ये प्रोजेक्ट को बंद किया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को, और अभी इन्होंने एहसास के नाम से शुरू किया। अच्छी बात है, दे लोगों को पैसा, लेकिन हम ये आप कह रहे हो जी मस्जिद बड़ा अच्छा हो रहा है, हमारे जो ये मिनिस्टर है, क्या नाम है, शौकत तरीन साहब, इन्होंने कहा शौकत तरीन ने आते ही एज मिनिस्टर इन्होंने कहा कि पैसे ही नहीं है, फंड्स ही नहीं है, और इन्होंने फिर कहा कि नैब से मेरे केसेस खत्म करो तो फिर मैं बन जाऊंगा फाइनेंस मिनिस्टर। फिर पता नहीं नैब से केसेस खत्म किए नहीं किए, एनआरओ तो इनको दिया गया है, तो फिर ये आ गए फाइनेंस मिनिस्टर। और फिर आज वो कह रहे हैं कि 3.94 तक जो है जीडीपी पहुंच गया। तो भाई मेरे, आपके कौन से स्टेटमेंट को हम सच समझे? हम तो वो बात करते हैं जो आवाम बात कर रही है, जो भूखी मर रही है। यहाँ आप आके कराची में पब्लिक में जाए, पब्लिक के हालत देखें कि महंगाई, चीनी का रेट किधर है, आटे का रेट किधर है। उस्मान डायर कह रहा है आए आपको एक्सपोर्ट दिखाता हूं। तो भाई ये जो रेमिटेंस आपको मिल रही है, ये जो गैर मुल्की जो बार बार इमरान खान जो है तारीफें करता है और जिनको जो है पावर्स बहुत दिए जा रहे हैं, जो हमारे गैर मुल्की बाहर रह रहे हैं, जो पैसे डॉलर्स भेज रहे हैं और उनको ड्यूल नेशनलिटी अलाउ किया जा रहा है, उनको वोट का हक दिया जा रहा है, उनको इवन इलेक्शन का भी शायद हक दिया जाएगा। ये उनकी मेहरबानी है, वो पैसे आ रहे हैं और उसके वजह से ये कह रहे हैं कि अव्वल तो ये झूठ है, शौकत तरीन झूठ बोल रहा है कि 3.94 तक जीडीपी पहुंचा है। और अगर हम मान भी जाएं तो मेरे भाई मुझे बताओ कि अगर आपकी तनख्वाह 20,000 है और आप जो है अपने बच्चों का फीस भी अदा नहीं कर रहे हो, आप 2 टाइम का खाना नहीं खा रहे हो, 1 टाइम का खाना खा रहे हो, और इस तरीके से आप अपना पैसे बचा रहे हो, और फिर आप कहते हो कि जी जीडीपी ग्रोथ जो है 3.94 पे तो पहुंच नहीं था। लेकिन बात यह है कि वो महंगाई, वो जो आपका ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, वो पब्लिक तक हो तो पहुंचे। पब्लिक जो है भूखी मर रही है। यहाँ कराची के अंदर हालात आप देखें, पूरे पाकिस्तान में देखें कि क्या हालात है महंगाई के। तो लोग क्यों इनको वोट नहीं देते हैं? लोगों ने क्यों रिजेक्ट किया? इसीलिए तो रिजेक्ट किया क्योंकि ये लोग जो है महंगाई पे काबू नहीं पा सकते हैं, ये अपने लोगों को काबू नहीं पा सकते, लोगों के ऊपर काबू नहीं पा सकते हैं। तो किस तरीके से हालात सही होंगे मुल्क के? तो आप अपने घर को पहले साफ करें। डार साहब, वैसे ये मैंने फिर ब्रेक पे जाना है, एक बात तो देखिए कितना बड़ा दिल है नबील कबोल साहब का। उन्होंने कहा आपने नाम तब्दील कर दिया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एहसास प्रोग्राम कर दिया, ठीक है करें, गरीबों को पैसे दें। उन्होंने नहीं कहा कि ये हमारा नाम था, बीबी के नाम पे था, आप लोगों ने क्यों किया। तो बड़े बड़े दिल की तो दाद दे देना। फिर देखिए, सबसे बड़ा फ़र्क बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का और एहसास का पाकिस्तानियों ये है कि एहसास प्योरली मेरिट बेस्ड विदाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस चलाया जा रहा है। किसी वज़ीर मशीर के रिश्तेदारों को बीच में नहीं डाला जा रहा, सरकारी अफसरान को बीच में नहीं डाला जा रहा। अच्छा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रिकॉर्ड का हिस्सा है, कितने सरकारी लोग उससे फायदा उठा रहे हैं। सेनेटर को क्यों चेयरमैन बनाया? मेरे अपने शहर सेनेटर को चेयरमैन क्यों बनाया भाई? सानिया को ऐसे लोगों के नाम थे जिन्होंने ग्रैंड क्रूजर्स और एकड़ों के नहीं, मेरे सवाल का जवाब दो ना। आप कह रहे हो सियासी लोग नहीं डाले, तो सेनेटर सानिया को क्यों बनाया?
अच्छा, सानिया नेशर साहब मुनीब जवाब लेके दो ना मुझे। अच्छा, एक मिनट डॉक्टर साहब जी, देखें, एक वो सेनेटर है भाई, वो एक डिफरेंट डिबेट है। लेकिन मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि एहसास प्रोग्राम में आप किसी किस्म की हमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस दिखा दें। फिर एहसास एक अम्ब्रेला है, उसके नीचे 1 दर्जन से ज्यादा मुख्तलिफ सोशल प्रोग्राम चल रहे हैं। कैश ट्रांसफर तो एक प्रोग्राम है एहसास का, जो बाकी 1 दर्जन चल रहे हैं उस पर इनकी नजर नहीं जा रही है। सिर्फ एक चीज को लेके बैठ गए हैं, क्योंकि इन्होंने अपने हैंड पिक लोगों को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में डाला, हर हलके में 10-10, 15-15 हजार खानदानों को नवाजा, ताकि किसी तरीके हम पावर में रह सके। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एहसास में ये अप्रोच नहीं है। अगर हम सारा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं भाई, तो मेरिट पे कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि इसमें पीपल्स पार्टी वाला कौन है, नून लीग वाला कौन है, पीटीआई वाला कौन है। तो सबसे बड़ी बात और डिफरेंस और ये जो मुख्तलिफ है वो मेरिट है, शफाफियत है, किसी किस्म का नवाज नहीं रहे हम लोगों को। अच्छा, आप नवाज नहीं रहे, एक ब्रेक लेते हैं, मैं डॉक्टर साहब के पास आऊंगा। आज एक और डेवलपमेंट ये थी, खान साहब बड़े अरसे के बाद उन्होंने सोचा कि मैं ओथ लेने आ रहा हूं, और ओथ लेने वो पहुंच भी गए, लेकिन जो पेश किया गया डिफेंस या उज़र पेश किया गया ये कि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर पंजाब असम्बली जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब मौजूद नहीं है, लिहाजा ये ओथ नहीं एडमिनिस्टर किया जा सकता। दिलचस्प बात थी, इसके ऊपर ब्रेक के बाद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। आज ये उधर पेश किया गया कि क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो कि चेयरमैन है, जो कि स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, वो मौजूद नहीं हैं, डिप्टी स्पीकर ज़ाती मसरूफियात की वजह पर मौजूद नहीं है, लिहाजा तो निसार अली खान साहब का ओथ नहीं हो सका आज। दिलचस्प बात यह है कि 12 जून 2020 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही एक MPA सानिया कामरान साहिबा ने हल्फ लिया, और जब उन्होंने ये हल्फ लिया तो उस वक्त ना स्पीकर मौजूद थे पंजाब असम्बली के, ना डिप्टी स्पीकर थे, और पैनल ऑफ चेयरमैन थे जिन्होंने ये ओथ लिया। ये फुटेज में आप देख भी सकते हैं, 12 जून 2020 में। अब कानून क्या कहता है, जो पंजाब असम्बली के रूल्स हैं वो बड़े वाजे हैं कि जो भी पैनल ऑफ चेयरमैन में जो भी सीट उस वक्त जो सेशन चेयर कर रहा होता है उसके पास एग्जैक्टली वही इख्तियारात होते हैं जो कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के पास होंगे। अगर स्पीकर छुट्टी पे है तो डिप्टी स्पीकर होगा, अगर दोनों नहीं है तो पैनल का चेयरमैन होगा। सो मच सो कि अगर कोई और भी मेंबर प्रिजाइड करे तो उसके पास भी वही ये चेयर के इख्तियारात होते हैं। एक ओथ लेना, एक ओथ को एडमिनिस्टर करना कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब बड़े खुले दिल के मालिक हैं, उनको तो किसी से मसला हो नहीं सकता, ना ही मुझे लगता है पंजाब हुकूमत को मसला हो सकता है। अगर उनको भी नहीं है तो फिर किसको मसला है कि चौधरी निसार अली खान साहब का ओथ ना हो और वो MPA का हल्फ ना उठाएं इतने अरसे के बाद। डॉक्टर साहब, आपका क्या अंदाजा है किसकी वजह से आज ये ओथ नहीं हो? देखिए मुनीब साहब, ये तो जो आपने सारी सूरत हाल बताई है, मैं ख़ुद तो इससे लाइल्म हूँ और मैं इस पर तो कोई तबसरा करने की पोजीशन में नहीं हूँ कि किसकी वजह से नहीं हो सका। बज़ाहिर तो जो एक टेक्निकल बात आपने बताई है, फिर ख़ुद आप ही ने वजाहत कर दी कि इससे पहले एक MPA जो आपने दिखाए अभी कि उनका ओथ जो है ये पैनल ऑफ जो चेयरपर्सन होते हैं उनमें से कोई जो चेयरमैन है वो इजलास कंडक्ट कर रहे थे और उन्होंने लिया था। ये तो मेरा ख्याल है ये आप ज़्यादा बेहतर आदमी है कि ज़रा मज़ीद मालूमात लेके इससे आगाह फरमाएं सबको, क्योंकि हमारे इल्म में तो ये नहीं है कि ये क्या मसला हुआ है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि मैं गोल साहब के पास जाऊँ, एक बात ये, आप लोगों को प्रॉब्लम है ज़ाती तौर पर चौधरी निसार अली खान से डार साहब, या ये क्या वजह है? मतलब उनका ओथ होना ना होना ये बड़ा वाजे बकौल सोहेल वड़ाइद साहब के बड़ा खुला तजाद है। आपकी MPA हो तो आपका हल्फ हो जाता है, यहाँ वो MP आए हैं भी बेचारे, उनकी एक ही सीट है चौधरी निसार अली खान साहब की, और वो उन्होंने वो मतलब बड़े बावकार आदमी है, अगर वो आ गए ओथ लेने के लिए तो उनका ओथ ही करवा देते। किसने रोका है ओथ करना करवाने से? देखिए मुनीद, हमें चौधरी निसार अली खान साहब से किसी सतह पे कोई खतरा नहीं है। जहाँ अपोजिशन की एक इतनी लंबी चौड़ी ब्रिगेड बैठी है पहले ही पंजाब असम्बली में, एक उसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा। और देखें, जहाँ तक मेरी इतलात हैं, परवेज़ इलाही साहब ने, स्पीकर साहब ने इन्हें कह लें रिजेक्ट नहीं किया, या ओथ जैसे आप कह रहे हैं कि खुद नहीं लिया है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। इनके जो मुझे इतलात हैं 3 से 4 मुख्तलिफ लाहौर और रावलपिंडी की अदालतों में केसेस भी चल रहे हैं, पिटीशंस हैं, और उन पिटीशंस की क्या कानूनी हैसियत है उसके लिए एक कानूनी राय लेना ज़रूरी थी। तो मेरा ख्याल है इनके अगले चंद रोज़ में आ जाएगी और अगले हफ्ते या इसी हफ्ते में वो ले लेंगे ओथ।
मेरा नहीं ख्याल कोई इतना बड़ा इशू है, और ना ही चौधरी निसार अली खान साहब के चेहरे से कोई लग रहा था कि वो परेशान है कि पता नहीं मेरा ओथ नहीं हो सका। अच्छा, ये दिलचस्प तो बात है वो ना, ओथ लेंगे, लेकिन मैं आपको कोई समझता हूँ प्रॉब्लम नहीं है। जमहूरियत का ये हुसन है कि कानूनी तकाजे भी पूरे किए बिल्कुल जाएं। ठीक नहीं, है। हमें कोई इशू नहीं है जी, तो हमें क्यों प्रॉब्लम है? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नबील कबोल साहब, चौधरी निसार अली खान साहब के हवाले से मुतादिद खबरें गर्दिश करती रही हैं, लेकिन मैंने कानून बड़ा वाजे है, जो रूल्स हैं पंजाब असम्बली के वो बड़े वाजे हैं इस हवाले से, लेकिन इशू अगर नहीं है तो अमले ने कह दिया जी कि आपका ओथ नहीं हो सकता जी, क्योंकि चेयरमैन स्पीकर नहीं है, डिप्टी स्पीकर नहीं है। ये बात हजम नहीं हुई बहुत से लोगों को, मैं भी उनमें शामिल हूं कि ये ओथ क्यों नहीं हो सका। इसके पीछे कुछ आपको नजर आता है, खबर शबर है आपके पास, या महज आपको लगता है कि नहीं बस किसी ने, कहते हैं ना वो दफ्तरी खाता था, उन्होंने भिजवा दिया चौधरी साहब को वापस? मेरे पास खबर है बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने आजकल उस्मान बोजदार से अपने रास्ते जुदा कर लिए हैं और इमरान खान की बातें नहीं समझ आ रही है उनको, वो लोग, चौधरी निसार के हवाले से कहा जाता है कि वो उनको सपोर्ट करते हैं, चौधरी निसार को। और चौधरी निसार 2018 के भी इलेक्शन में होगा कि उन्होंने बड़ी बातें की थी, लेकिन बात नहीं बनी। मतलब जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल के साथ नहीं बनी, हाथ हो गया, इस तरह चौधरी निसार के साथ भी एक हाथ हो गया था। लेकिन अब उनको कहा गया था कि आप MPA बन जाएं, और उसके बाद मनोवर का जो है ना, एक उनको एक मैं समझ चौधरी निसार को तरीक़ेकार पता है कि किस तरह मनोवर कर सकते हैं। एक ख़तरा समझा जा रहा था उस्मान बोजदार की हुकूमत के लिए, तो इसलिए शायद उसको रोका गया है, लेकिन मज़ीद रोक नहीं सकते जिस तरह PTI वाले को जो है MPA को हल्फ उठाने। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि ये चेक करना चाहिए। आप कहते हैं लॉ वाजे, लेकिन जब मैं डिप्टी स्पीकर था सिंध असेंबली का, उस वक्त लॉ ये था, रूल ये था, हो सकता है चेंज हो गया हो, मुझे नहीं पता है। रूल ये था कि कोई भी मेंबर अगर इलेक्ट होता है और 6 महीने तक हल्फ नहीं उठाता है तो उसके जो है सीट जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। उस पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए था, लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन ये सब कुछ देखना चाहिए। ठीक, चलें, इस हवाले से मजीद क्लैरिटी शायद इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ जाए। मैं अपने तमाम मौजूद शुक्रिया अदा करूँगा नबील कबोल साहब का, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का और उस्मान डार साहब का। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।